बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदराबाद न्यूज़ की जानिब से तवज्जो तलब में बरक़ात रिज़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हर बुध को हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करते हैं जिसमें डोमेस्टिक इश्यूज़ पे बात करनी होती है और फिर इंटरनेशनल पे। तो इस मरतबा भी उसी तरह से मैं डोमेस्टिक मामलात पे बात करते हुए जो बर्निंग इशू है वो बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल और फिर लोगों की फलाह व बहबूद के लिए। तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हुकूमत सिंध ने जो है रिलीफ़ के लिए इन हैदराबाद बशमूल हैदराबाद सिंध की तकरीबन 20 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो क्लेमिटी हिट एरिया डिक्लेयर किया है, जिसमें हैदराबाद है, कराची के 5 ज़िले हैं और कराची के बल्कि 6 ज़िले हैं। उसके बाद बदीन है, ठट्टा है, दादू है, मीरपुर ख़ास है, थरपारकर है, टंडो मोहम्मद ख़ान है, टंडो अलायार है, मटियारी है, सजावल है, सांगड़ है और शहीद बेनज़ीराबाद है। दरअसल इसके पीछे हुकूमत की यकीनन ये ख्वाहिश होगी कि इन इलाके के मुतासरीन को के आंसू किसी तरह से पोंछे जा सकें। तो उसके लिए उन्होंने इन एरिया को आफत ज़दा करार दे दिया। इसमें शक नहीं कि इन इलाक़ों में बारिशों की वजह से जो तबाही आई है, शहरों में जो शहरी हैं बिलखुसूस कराची में और हैदराबाद में, वो अपने घरों तक महदूद हो गए थे और कराची में तो लोगों की हालत जो थी वो बड़ी तशवीशनाक थी और कराची का कोई ऐसा इलाक़ा नहीं था कि जो बारिश से मुतासिर न हुआ हो। इवन के जो पौश इलाके थे वो भी इस मरतबा जो हैं वो बारिश की जो आफत ज़दगी थी उससे मुतासिर हुए हैं। लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए थे। इसी के साथ साथ जो है KSC ने और यहाँ हिस्को ने अपना हमेशा वाला जो तरीक़ा था उनका कि उन्हें बड़ी मुश्किलात से दो चार कर दिया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुकूमत सिंध ने ये जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स को आफत ज़दा करार दिया है, उसके पीछे ये है कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को इन डिस्ट्रिक्ट्स के उन्हें ये हिदायत की गई है कि वो अपने मातहत रेवेन्यू अमले से ये जो नुकसानात हैं उसका तखमीना लगवाएं या यूँ कह लें कि उसका सर्वे करवाएं और वो हुकूमत तक पहुँचाएं कि कहाँ जानी माली नुकसान हुआ है। जानी नुकसान में घर का सरबरा या घर के अफराद, और माली नुकसान में घर का गिरना या घर को नुकसान पहुंचना या फसलों को नुकसान पहुंचना, वो उसका सर्वे शामिल है। तो इस सर्वे में उन्हें इसी किस्म की हिदायत की गई है कि वो कुछ इस तरह से तफसील दें कि वो पार्शल डैमेज है या फुल्ली डैमेज है, जानवरों की जो रूरल एरियाज़ में जिन्हें ढोर डंगर कहा जाता है कि जानवर होते हैं, वो गाय भैंस होती हैं, बकरा बकरी होते हैं और जनाब अली वो जो हल वल चलाने के लिए बैल वगैरह होते हैं। तो और उसके अलावा ये जो फार्मिंग करते हैं, जानवर पालते हैं, तो इन बारिशों की वजह से उनकी अमवात से मुताल्लिक भी तफसीलात हासिल की गई हैं ताकि हुकूमत इन्हें कंपनसेट करे। दूसरा साथ ही साथ कि ढल और आबियाने में वो उन्हें माफ़ी दे, माफ़ी किस हद तक दी जाएगी, ये जो
ब्रेड अर्नर, घर का जो सरबराह है, उसके फौत हो जाने के बाद उनको क्या दिया जाएगा, कंपनसेशन क्या दिया जाएगा, और ब्रेड अर्नर के अलावा अगर कोई खुदा न खास्ता फौतगी हो गई है तो वहाँ क्या दिया जाएगा, घर डैमेज हुआ है तो उसको क्या दिया जाएगा, फसलें डैमेज हुई हैं तो उसके साथ कंपनसेशन क्या दिया जाएगा। वो मेरा ख़्याल ये है, या मैंने अपने तौर पे तफसीलात हासिल करने की कोशिश की तो मेरे इल्म में ये आया कि अभी उसका रेट डिसाइड नहीं हुआ कि वो किस रेट के हिसाब से कंपनसेट किया जाएगा। तो बहरहाल होना तो ये चाहिए था कि जब पिछली प्रैक्टिस ये थी कि कैलेमिटी हिट अफेक्टेड एरियाज़ में नादरा के ज़रिए और वतन कार्ड के ज़रिए लोगों को कंपनसेट किया गया था, तो ऐसा ही कुछ तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया जाता तो वो मेरा ख़्याल ये है कि उसमें किसी किस्म की कोई शक व शुबहात की गुंजाइश नहीं रहती। ये पिछले 2 मरतबा के जो हैं बिलखुसूस सिंध गवर्नमेंट ने पिछले 2 मरतबा 9, 10 में जो है वो, और ग़ालिबन 11 में ये 2 मरतबा इस किस्म का काम किया था जिसमें मुतासरीन को इमदाद देने की कोशिश की, पहुँचाने की, मुतासरीन तक इमदाद पहुँचाने की कोशिश की थी। तो वो तरीक़ाकार बेहतर था कि मुस्तहिक़ीन तक जो है वो पहुँच गए थे पैसे, दरमियान में लेफ़्ट राइट नहीं हो सके थे। तो ये तो थी हैदराबाद और कराची की बात। तो बिलखुसूस हैदराबाद में उसके बाद जो है वही जो हेस्को ने हैदराबाद में जिस कदर शहरियों को परेशानी से दो चार किया है उसकी मिसाल दूर दूर तक नहीं मिलती। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि हैदराबाद शहर के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उन नुमाइंदगान ने बिल आखिर जो है वो एहतजाज किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हेस्को को राह रास्त पे लाने की कोशिश की। तो उसके नतीजे में उनका एक तवील इजलास हुआ जिसमें नुमाइंदगान के साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और शहरी बाज़ार के नुमाइंदों ने शिरकत की। और वो यकीनन वो उनकी मीटिंग जो है किसी हद तक मीटिंग की हद तक वो नतीजा खेज़ होगी। मगर मैं इन सारे मामलात के साथ मैं जब सोशल मीडिया पे नज़र डालता हूँ तो मुझे शहर के बहुत सारे इलाक़ों में ऐसी जगहों की कंप्लेंट्स जो लोग अपने तौर पे कर रहे होते हैं। अभी ज़्यादा नहीं, 2 दिन पुरानी बात है, किले का एक UC 20 थी ग़ालिबन, उसमें पिछले 1.5 हफ्ते से जो है ट्रांसफार्मर ख़राब था और वो जिन साहब ने भी उसकी वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में उस इलाके के लोग जो अपने तासुरात दे रहे थे वो प्रोफेशनल की नहीं थी, किसी ऐसे ही उस इलाके के आदमी ने वो बना के और व्हाट्सएप पे डाली थी। वो घूमती घामती मुख्तलिफ़ जगहों पे होती हुई वो जैसे आती है, वो मेरी नज़र से भी गुज़री। तो मैं उन सारे बोलने वालों में मैंने जो एक चीज़ देखी कि उन्हें वापडा और हेस्को के फ़र्क का नहीं पता था। वो अपनी हर कोई तकरीबन 15 के करीब लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की और अपने दुख को पहुंचाने की कोशिश की। तो उसमें उन्होंने वापडा को बुरा भला कहा और उन्होंने कहा जी वापडा के लोग आए हमसे जो है ये ट्रांसफार्मर की मद में पैसे भी लेके चले गए और वो इतने मासूम लोग थे कि उन्होंने कहा कि हमसे पैसे भी हमने चंदा करके पैसे भी उन्हें पूरे कर दिए, मगर आज की तारीख़ तक जो है वो ट्रांसफार्मर आके नहीं लगा। तो ट्रांसफार्मर के मामलात में ख्वाह वो महल्लों के ट्रांसफार्मर ख़राब हों या कोई और वजह हो, तो वापडा के फील्ड के लोगों का, वापडा के लोगों का तरीक़ाकार जो है वो इंसान दोस्त वाला नहीं है, वो इंसान दुश्मनी वाला है। उन्होंने जिस कदर लोगों को परेशान किया है उसकी मिसाल दूर दूर तक नहीं मिलती। तो उसी के साथ साथ मैं और एक और आपकी नॉलेज में ये लाना चाहता हूँ कि वापडा
जो है वो वापडा से लोग अपने प्राइवेट ट्रांसफार्मर्स वापडा से सैंक्शन कराते हैं, और वो बेशतर इसकी ज़रूरत आमतौर से या तो इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ती है, या फिर ये जो बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट होती हैं और वो उसमें फ्लैट्स होते हैं, तो वो फ्लैट्स के लिए वो अपना ट्रांसफार्मर फ्लैट वाले लगवाते हैं। तो उसके साथ ये है कि एक ट्रांसफार्मर के ऊपर सरकारी और दरबारी ये दोनों रकम मिला के जो है वो तकरीबन 10 लाख रुपए के लगभग लग जाते हैं, 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए से ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो मैं इसको दरमियाने रखता हूँ कि चलें 10 लाख रुपए लगते हैं, तो ये 10 लाख रुपए जो हैं हैदराबाद हेस्को का जो जुरिसडिक्शन है, हेस्को के उस जुरिसडिक्शन में ये जिस किस्म की एप्लीकेशन है प्राइवेट ट्रांसफार्मर्स के लिए आती हैं, वो हेस्को वाले वो एप्लीकेशन लेते हैं। एप्लीकेशन लेने के बाद चालान इशू करते हैं, और चालान वो 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख रुपए तक का चालान होता है। वो चालान लेने के बाद मैं पूरे कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा हूँ कि उस चालान जमा कराने वाले को जो है वो हफ्तों नहीं महीनों क्यू में लग के अपने उस ट्रांसफार्मर के लिए, कभी जो है ट्रांसफार्मर नहीं है, कभी उसके जो लिंक होते हैं लिंक नहीं है, कभी उसके वो प्लग्स नहीं हैं, कभी उसके वो स्क्रू नहीं है, और कभी उसके वायर नहीं है। तो नाज़रीन मैं एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं नहीं जाइएगा और वापस आते हैं। तो नाज़रीन मैं अर्ज़ कर रहा था कि हेस्को को चाहिए ये था कि जी ये जो ट्रांसफार्मर वाली बात हो रही थी, उस ट्रांसफार्मर वाली बात में महीनों जो है उन्हें एप्लीकेंट को इंतज़ार करना पड़ता है, और वो रकम 10 लाख रुपए के लगभग, हम 10 लाख रुपए रखते हैं, तो जनाब अली 10 एप्लीकेशंस पे 1 करोड़ रुपए आ गया, और 20 एप्लीकेशन पे 2 करोड़ रुपए आ गए, और 40 एप्लीकेशन पे 8 करोड़ रुपए आ गए। तो इस तरह से अगर फ़र्ज़ करें कि इनके हेस्को के तकरीबन 125, 130 या 140 के करीब सब डिवीज़न्स हैं कि जहाँ इस किस्म की एप्लीकेशंस आती हैं या आ सकती हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि अगर माहाना इन्हें 100 एप्लीकेशंस भी आ गई तो ये करोड़ों में बात चली गई, और वो करोड़ रुपए जो है वो जनाब अली साल तक उनके पास पड़े होते हैं। मतलब 20 से 22 करोड़ रुपए माहाना उनके पास सिर्फ इस मद में पड़े हुए होते हैं कि ये ट्रांसफार्मर जो है, जबकि एप्लीकेंट जो है उसे साल साल इंतज़ार करना पड़ता है। तो उसके बावजूद भी हेस्को की हालत ये है कि उनके पास जो महलों में, जो इलाक़ों में, जो शहरी आबादियों में जब ट्रांसफार्मर ख़राब होता है तो वो महल्ले वालों से उनके जो लोअर फंक्शनरीज़ के लोग हैं वो चंदा करते हैं, और वो भी लाखों रुपए के हिसाब से होता है वो चंदा, और उसके बाद भी हफ्ते हफ्ते ट्रांसफार्मर के लिए उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। तो मेरे समझ से बाहर है कि ये हिस्को की इन सारी चीज़ों को
कैसे दुरुस्त किया जाएगा, उन्हें कैसे राह रास्त पे लाया जाएगा। और ये जो जबकि उनके पास अपने ज़राए गो के, ये जो मैंने अभी अर्ज़ किया कि ये जो एप्लीकेशन की मद में पूरे पूरे साल रोके रखते हैं और वो करोड़ों की तादाद में वो पैसा उनके पास होता है, और उसी पैसे को जबकि ये जो है इस पैसे को वो इसी पैसे को रोलिंग में ला रहे होते हैं, इसी पैसे से ख़रीदारी कर रहे होते हैं। तो फिर अवामुन नास से ये जो चंदा करने वाला सिलसिला है वो क्या मानी रखता है। तो इस पे मेरा ज़ाती ख़्याल ये है, बल्कि न सिर्फ ज़ाती ख़्याल है बल्कि दरख्वास्त है हिस्को के उन अफसरान से जो समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि वो खुदारा इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दें और इसको ग्रॉस रूट लेवल से ख़त्म करने की कोशिश करें कि ये क्योंकि बिजली जो है वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। इसके बिजली के न होने से उस घर के या उस एरिया के या उन तमाम चीज़ों के मामलात जो हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। न पानी होता है, न घर के दूसरे मामलात चल पाते हैं, न ये इस मौसम के अंदर तो घर के अंदर भी नहीं रह सकता आदमी बग़ैर बिजली के। तो खुदारा इस पर तवज्जो दें। साथ ही साथ मैं अर्ज़ करूं कि मैंने पिछली वीडियो में भी ये गुजारिश की थी कि जैसे हमने अभी रिलीफ़ के लिए कहा कि रिलीफ़ पे जो है इन्हें हुकूमत सिंध ने ये ऐलान किया है, तो हुकूमत सिंध के साथ मैं स्पेसिफ़िकली हैदराबाद की बात करूं तो हैदराबाद ने अब तक हैदराबाद की इंतज़ामिया ने रिलीफ़ कैंप्स लगाने के लिए नहीं सोचा। और जैसे एक प्रेसिडेंट मौजूद है मेहर अली सोसाइटी, और उसके अलावा भी बंदों के साथ जो बैठे हुए हैं, और ऐसी बहुत सारी जगहें शहर में मौजूद हैं जहां अभी भी निकासी आब के लिए काम करने की गुंजाइश मौजूद है। अब मेरा ख़्याल ये है कि शायद जिनकी ज़िम्मेदारी है निकासी आब की, शायद वो अगर मॉनिटरिंग का काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है और बुनियादी तौर पे जो है बल्दिया और वासा का काम है, तो बल्दिया और वासा शायद ये इंतज़ार कर रही है कि ये मानसून का मौसम ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद इकट्ठा पानी जो है वो ड्रेन आउट करेंगे। तो अल्लाह के वास्ते इस पर खुसूसी तवज्जो दें। और ये अब क्योंकि उससे इस पानी के खड़ा होने से मच्छर पैदा हो रहे हैं, मच्छर पैदा होने से नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो हम वैसे ही अभी जो है कोरोना से नहीं निकले हैं, फिर हम कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है वो डेंगू या मलेरिया या इस तरफ चले जाएं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि मामलात ज़िंदगी बेहतर तरीके से चलाए जा सकें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इंटरनेशनल पे आएंगे। कहीं नहीं जाइएगा, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम इंटरनेशनल मामलात पे बात करेंगे। तो जो पाकिस्तान के लिए सबसे अहम जो चीज़ें हैं वो ये है कि पाकिस्तान की सरहदी सूरत हाल और मुस्लिम ममालिक की पोजीशन, मुस्लिम ममालिक की पोजीशन इसराइल के हवाले से। तो मैं पहले तो मुस्लिम ममालिक की पोजीशन इसराइल के हवाले से अर्ज़ करता चलूँ कि सऊदी अरब ने मुकम्मल तौर पर पिछले दिनों ये कह दिया कि
इसराइल को तस्लीम उस वक्त तक नहीं करेंगे कि जब तक फ़लस्तीन को एक आज़ाद हैसियत करार न दिया जाए या फ़लस्तीन में अमन कायम न हो। तो ये एक हौसला अफ़ज़ा ख़बर थी। या सऊदी अरब की ये जो कोशिश या फ़ैसला ये बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा के लिए जो है वो हौसलामंद था। तो उसकी वजह से अमेरिका और रशिया की जो कोशिशें थीं कि अम्मान को और मस्कत को और यूएई को और इसी तरह से और मशरिक़ वस्ता की दीगर ममालिक को वो इसराइल को जो है तस्लीम करा के वो कराने में कामयाब हो जाए। और इसके पीछे सबसे अहम बात तो ये थी कि ये जो मुस्लिम ममालिक का एक ब्लॉक था, उस मुस्लिम ममालिक के ब्लॉक में कोई 57 के करीब ममालिक थे जिसे OIC कहा जा रहा था। तो उस OIC में दरारें डालने के लिए और मुस्लिम उम्मा या मुस्लिम ममालिक जो एक पेज पे थे उनमें ग्रुपिंग पैदा करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल जो है वो तसल्ली बख्श है। और UAE ने भी अब ये कह के कि F-35 जो है अगर अमेरिका वो हमें देगा, क्योंकि इससे पहले जैसे मैंने पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि अमेरिका UAE की ख़रीदारी F-35 के हवाले से अमेरिका के साथ चल रही थी ये डील, और वो ऑलमोस्ट वो डील किसी नतीजे पे पहुंची हुई थी। और वो उस डील में जो है वो इसराइल ने जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट किया, बल्कि यूँ कहें कि उसको रुकवा दिया, ये कह के कि अगर ये तैयारे जो हैं F-35 जो UAE को मिलेंगे तो UAE से वो टेक्नोलॉजी जो है वो मुस्लिम ममालिक में जाएगी। मुस्लिम ममालिक में बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए कहा गया था कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में जाएगी और ये फिर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से चाइना में चली जाएगी। इसलिए UAE को ये तैयारे न दिए जाएं। अच्छा, इसके पीछे UAE को इन तैयारों की क्यों ज़रूरत थी कि UAE की जो है वो ईरान के साथ जो है वो काफ़ी अरसे से शदीद इख्तलाफात हैं और बड़ी आपस में टेंशन है। वो उनके सफारती ताल्लुकात या उनके मामलात जो है वो बेहतर नहीं हैं, तो उसके लिए UAE को ये तैयारे चाहिए थे। बहरहाल कि इन F-35 को बेस बना के UAE ने भी फ़िलहाल तो माजरत की है, जो हमारे लिए तसल्ली बख्श बात थी कि अभी तक मुस्लिम उम्मा जो है या मुस्लिम ममालिक जो हैं या OIC जो है वो इंटैक्ट है, और उसके इंटैक्ट होने की वजह से जो है मुस्लिम उम्मा जो है वो मज़बूत और मुस्तहकम है। तो मैं जो है इस तरफ रोशनी डालूँगा कि इस मुस्लिम उम्मा OIC को इसी तरह से जो है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, ताकि हमारे दरमियान में ये जो पिछली सोच है कि इन्हें आपस में लड़वाया जाए और लड़वाने के बाद अपने मकासद को हासिल किया जाए। इन सारी चीज़ों के पीछे अभी एक नई चीज़ डेवलपमेंट हुई है कि UAE में कोई एक बेस बनाई जा रही है। उस बेस से जो है बेसिकली तो क्योंकि UAE के ऑलरेडी इसराइल के साथ तो ताल्लुकात थे और अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो अब जब अमेरिका, इसराइल या ये कह लें कि ये जो G7 वाली कंट्रीज़ हैं, G7 वाली कंट्रीज़ में कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, UK है, ये इन कंट्रीज़ को जब उसमें इंडिया भी था, मतलब इसमें नहीं था, मगर
इंडिया उनका आलायकार था इन G7 वाली कंट्रीज़ का, और उसकी वजह से जो CPEC है, CPEC के मंसूबे को फेल करने के लिए जो है वो अमेरिका ने या इन G7 कंट्रीज़ ने, या ये कह लें इसराइल ने आलायकार बनाया। और चाबहार उस वक्त तक ईरान भी क्योंकि इसके जो है CPEC के मुखालिफों में शामिल था, तो चाबहार रेलवे वाला प्रोजेक्ट डाला। अब क्योंकि चाबहार रेलवे वाला प्रोजेक्ट जो है वो भी जो है वो CPEC को ख़राब करने वाले ट्रैक से हट गया है, बल्कि वो उसके लिए सूदमंद साबित हो रहा है, फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। साथ ही साथ अमेरिका ने सऊदी अरब के ज़रिए से सऊदी अरब को इंडक्ट करने की कोशिश की थी, वो मामला भी नहीं चल सका। मैंने पिछली वीडियो में इस पर तवज्जो आप नाज़रीन आपकी मबजूल कराई थी। तो नाज़रीन अब क्या हुआ है कि अब UAE में एक बेस बनाया गया है जिससे न सिर्फ गवादर पोर्ट पर नज़र रखी जाएगी, बल्कि गवादर पोर्ट को अटैक करने के लिए उस बेस पर तैयारियां हो रही हैं। और वो उसके पीछे जो इंटरनेशनल मुबस्सरीन का ख़्याल है या जो इंटरनेशनल ख़बरें आ रही हैं उसमें जो है वो कहते ये हैं कि UAE को इस बात पर आमादा कर लिया गया है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार कर ली गई हैं, उस पर अमल दरामद होना बाकी है। तो मैं फिर इसी के साथ एक ब्रेक पे जाऊंगा, फिर वापस आते हैं कुछ वक्फे के बाद, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था कि UAE में जो है वो एक बेस बनाई गई है जिस पर CPEC पर नज़र रखने के लिए या CPEC पर अटैक करने के लिए, CPEC को डिस्टर्ब करने के लिए उसके ज़रिए काम किया जाएगा। फ़िलहाल ख़बरें यही आई हैं, मगर हमें अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा है और पाकिस्तान की पॉलिसीज़, चाइना की पॉलिसीज़ और मुस्लिम ममालिक की पॉलिसीज़ पर एतमाद है कि ऐसा नहीं होगा। और इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा, क्योंकि CPEC जो है वो पाकिस्तान चाइना के लिए तो है ही है लाजिम व मलजूम, और पाकिस्तान के लिए भी उससे चाइना के मुकाबले में पाकिस्तान भी के लिए भी वो उतना ही अहम है कि जितना ये सब कॉन्टिनेंट के लिए इसकी अहमियत है। तो नाज़रीन अब मैं आता हूँ इन पाकिस्तानी सरहदों और इंडिया और चाइना के मामलात पर। नाज़रीन दर हकीकत इंडिया जो है वो उसने आप सारे यकीनन ये देखते होंगे, मीडिया को, सोशल मीडिया को भी देखते होंगे, और टीवी और दूसरे अबलाग से अगर इंटरनेशनल ख़बरों पर नज़र डाली जाए तो चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया का वावेला, इंडिया का मीडिया इतनी छोटी सी बात को लेके वो राई का पहाड़ बनाता है। उसने पहले जो है वो राफेल तैयारों पर इतना शोर किया, ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये न सिर्फ पाकिस्तान, चाइना पूरी दुनिया को फतह कर लेंगे। तो आखिर में पता लगा कि उनके पास ट्रेंड पायलट ही नहीं है। अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि मौजूदा
कि चाइना जो है 50 मुरब्बा किलोमीटर में जो है वो चाइना इंडिया के अंदर बैठा हुआ है। और इंडिया ने शुरू में भी ये बात कही थी कि जी अपने इंडियंस को ये बताया था कि चाइना अपनी हद में है और ये नो मैन लैंड है जहाँ पर चाइना आया हुआ है, अब हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। चाइना ने अभी जो है सूरत हाल ये है कि इंडिया को वो लद्दाख पे और लगवान वैली पे और पेंगोंग झील पर ये इस पे उन्हें पीछे हटा दिया है। वहाँ की जो मेजरिंग की जाती है वो 8 फिंगर्स है ना, उस फिंगर्स में से पहले वो 8 फिंगर तक आता था, अब फिर उसके बाद वो 4 फिंगर तक महदूद हुआ, अभी उसे 4 फिंगर 4 से भी पीछे धकेल दिया गया है और उसे कह दिया गया है कि आप फिंगर 4 के नज़दीक नहीं आएंगे, और वो ऐसा ही कुछ मामला थे। उसके अलावा चाइना ने अभी जो है गुज़िश्ता दिनों इंडिया की बड़े ठीक ठाक तरीके से ठुकाई की है और उन्हें जो है लद्दाख से भी पीछे हटा दिया है और वो पीछे हटने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह से वहाँ जो सूरत हाल बनी है वो उसकी फुटेज नहीं आई है, उसकी प्रॉपर ख़बरें जो है प्राइवेट मीडिया के ज़रिए ऑफिशियली दोनों ममालिक ने दी हैं। और अभी गुज़िश्ता हफ्ता इतवार की रात और इतवार पीर की रात सबसे पहले इंडिया ने ये ख़बर दी कि हफ्ता और इतवार की रात को जो है वो चाइना ने हमारे एरिया में जो है दाखिल होने की कोशिश की, हमने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया बल्कि धकेल के वापस पीछे हटा दिया। उसके दूसरे दिन चाइना ने ये कहा कि जी इंडिया ने रात को कोई एक्टिविटी वहाँ शुरू की जिस पर उन्हें सबक दे दिया गया है। अच्छा, ऑलमोस्ट दोनों की स्टोरीज़ एक जैसी थी, तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि कोई ना कोई एक्टिविटी हुई है। और जो हम तक इत्तला हमें मुख्तलिफ़ ज़राए से, मुख्तलिफ़ मीडिया के ज़राए से जो इत्तला मिली है कि वहाँ पर इस तरफ इधर अब कोई हल्के वेपन भी यूज़ हुए हैं। अच्छा, मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, इस मौजूदा सूरत हाल में चाइना ने लद्दाख पे चाइना ने जो है वो ये जो है कैलाश मानसून रिवर पे उसके सराउंडिंग में ये लद्दाख है और लद्दाख के बाद जो है तुर्बत है और तुर्बत के साथ ही जो है वो पेंगिंग लेक है और लगवान वैली है। इन तीनों चारों के साथ जो है वो चाइना ने जो है अपने तैयारे वहाँ आके वो कर दिए हैं और उसके अलावा जो है भारी असला वहाँ टैंक हैं, वहाँ रॉकेट्स हैं और साथ ही साथ बड़ी अहम बात यह है कि चाइना ने इस एरिया में 5G की जो है वो फ्रीक्वेंसी भी वहाँ पहुँचा दी है। 5G की फ्रीक्वेंसी पहुँचाने का मतलब ये है कि वो जो वेपन जो इस जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़ायर किए जाते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसके इम्कानात भी वहाँ मौजूद हैं। तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ पे जो कैलाश मानसून रिवर है ये हिंदू मज़हब के हिसाब से बड़ा अहम रिवर है। इस रिवर के लिए ये कहा जाता है कि पांडे, एक डॉक्टर पांडे हैं, डॉक्टर पांडे इंडिया के ये मुबस्सिरीन में से हैं जो स्पेशली इससे आर्मी और इससे मुताल्लिक़ जो है और वो अपने तबसरे पेश करते हैं। उन तबसरों में उन्होंने कहा कि ये जो प्लेसमेंट है चाइना की ये बहुत
ख़तरनाक किस्म की प्लेसमेंट है ये इन तीनों चारों एरियाज़ में, जिसकी मैंने और ये कैलाश मानसून रिवर के नज़दीक हैं ये सारी चीज़ें। कैलाश मानसून रिवर के लिए बताते चलूँ कि ये रिवर जो है हिंदू मज़हब के लिए बड़ा अहम रिवर है, और इससे दरियाए सिंध निकलता है, दरियाए सतलज निकलता है, बरेना पर गंगा निकलती है यहाँ से। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये जो कैलाश मानसून रिवर है ये हिंदू मज़हब में ये मुक़द्दस जगह तस्वूर की जाती है। तो यहाँ पे अगर यहाँ आके चाइना किसी किस्म की कार्रवाई करेगा तो इंडिया के पायलट्स जो हैं, मैं नहीं समझता कि वो वहाँ पे बम या रॉकेट या और किसी किस्म का इस्तेमाल करने वाली पोजीशन में होंगे। बहरहाल तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो है ये जो अब तक जो ख़बरें आई हैं कि ये जंग का आगाज़ हो गया है, और इसी के साथ साथ बहरे हिंद में जो है वो इसराइल और अमेरिका के साथ इंडिया जो है वो इसमें जंगी मशक़ों में शामिल हो गया है। वहाँ पे भी अटैक किए जा रहे हैं। इधर जो है यहाँ जो गुज़िश्ता दिनों में जो कार्रवाई हुई है वो कोई अच्छी ख़बर नहीं है। और मैं इसके साथ, क्योंकि वीडियो बहुत तवील हो गई है, तो मैं इसके साथ बात समअप करूँगा कि सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स जो हैं वो इंडिया की और चाइना की उनके बॉर्डर पे, उनके कोर के लेवल पे, उनके जनरल्स के लेवल पे और हुई हैं, और उसके किसी का कोई नतीजा नहीं निकला। तो आमतौर से चीज़ें टेबल पर ही हल होती हैं, मगर वो ऐसा हो नहीं रहा है। और अगर इंडिया ये समझ रहा है कि उसकी मदद के लिए ये जो G7 वाले आएंगे, तो वो ऐसा भी नहीं है। G7 में भी टूट फूट शुरू हो गई है, और वक्त ये ज़ाहिर कर रहा है कि इंडिया को, क्योंकि इंडिया अपने जंगी जुनून से बाज नहीं आ रहा, उसने राफेल ख़रीदे, उसने अभी रिसेंटली जो है वो असला ख़रीदा, सो मच सो अभी उसने जो है वो कोई 20,000 से ज़ायद जो हैं वो राइफ़लें वो 6 लाख से ज़ायद जो हैं क्लैशनकोफ, जो लेटेस्ट क्लैशनकोफ हैं, वो ख़रीदने का ऑर्डर दिया है रशिया को। वो क्लैशनकोफ्स ख़रीद रहे हैं। उन्हें पता नहीं, मैं तो हैरान इस बात पे हूँ। हम, क्योंकि हम बहैसियत पाकिस्तानी, हमारी सरकार का, हमारी फ़ौज का, हमारे पाकिस्तानियों की सोच ये है कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो पुरअमन होने चाहिए, हमारे पड़ोसी ममालिक में तरक्की होनी चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए। तो हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला ये इंडिया के साहिब इक़्तिदार लोगों को होश दे, और वो काम करें कि जो मुल्क के लिए बेहतर हो, सराउंडिंग के लिए बेहतर हो। और सो मच सो कि ये सारे पैसे उन चीज़ों पे गर्क कर रहे हैं कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जिसका कोई वहाँ जिस किस्म की अब जंग होने जा रही है, उस जंग में ये क्लैशनकोफ और इन चीज़ों का जो है कोई सच रोल नहीं है। अब राकेटों की लड़ाई है, अब जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लड़ाई है, अब जो है सिर्फ बटन दबाने की देर होगी। ये जो तैयारे इस वक्त चाइना के पास हैं, उन तैयारों में G7 और गालिबन F-20 G35 और F-20 वो इस किस्म के हैं कि उनकी मार जो है वो मीलों दूर तक है। और वो मैं नहीं समझता कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 बड़ी ताकतें हैं, या तो अमेरिका है या चाइना है। और इनकी जो हरबी सलाहियत है, इनकी जो जंगी सलाहियत है, इनकी जो फ़ौजी सलाहियत है, जो फ़ौजी ताकत है, वो कम व बेश एक दूसरे के नज़दीक हैं। तो इंडिया को ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए सोचना चाहिए
कि वो जो है अपनी कोशिशों को ख़ित्ते के अमन के लिए बरूए कार लाए और किसी ना किसी तरह से टेबल पे बैठ के इस मामले को हल करे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। आपसे दरख्वास्त ये है कि इस प्रोग्राम को यूट्यूब पे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे इसे शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स से हमें आगाह कीजिएगा ताकि हम इसको बेहतर कर सकें और अपनी गलतियों को दूर कर सकें।